हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको चैप्टर का एक पार्ट बता चुका हूं जिसमें हमने क्या सारी चीजें डिस्कस करी। तो जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो हमने पढ़ा, समझा। नेचुरल हजार्ड्स, डिजास्टर्स, इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। योकोहामा स्ट्रेटेजी को समझा क्या है, क्लासिफिकेशन समझा और दुनिया भर की कहानी पढ़ी। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा। अभी क्या हमारे सामने देखो, अर्थक्वेक। अभी आया अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को एक नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में माना जा रहा है। आपको पता है ना क्या होता है? जो ट्रिमर्स डेवलप होते हैं कहां पे? अर्थ के नीचे, जिसके चलते आप क्या देखते हैं कि अर्थ के, ये जैसे अर्थ सरफेस है, इसके नीचे जो मूवमेंट हुई है सिस्मिक एक्टिविटीज, उसके चलते क्या होता है, जब सरफेस पे आप वाइब्रेशंस को फील करोगे तो जो यहां पे स्ट्रक्चर्स है ना, वो स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। अभी तक हमने अर्थक्वेक के बारे में कुछ इतना पढ़ा है, जाना है छोटी क्लासेस में, लेकिन वो बिल्डिंग गिरने के अलावा भी अर्थक्वेक के और इंपैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूं। देखिए और समझिए। अर्थक्वेक मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये भाइयों ने कवर कर लिया है, आई के बाद में वी जो है उसको। तो अर्थक्वेक को क्या कहा जा रहा है? बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और हाईली डिस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है सर, बताओ जरा। देखो, सिंपल सी चीज क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आने से पहले पूछेगा सर मैं आई कम इन, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट आने वाला है। ठीक, तो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कोई ज्यादा, इतना ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि हाँ ये अर्थक्वेक आने वाला है। फिर भी मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें पहले से पता लग जाए। लेकिन अर्थक्वेक एक अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर है, भूकंप जिसे हम कहते हैं वो। फिर क्या होता है? हाईली डिस्ट्रक्टिव। अब कब आ रहा है ये तो पता नहीं चल पाता, और जब आता है तो ऐसा आता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चले जाता है। अर्थक्वेक के अलग अलग मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है, रिचर स्केल, ध्यान है, कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने। तो अब क्या होता है कि आप रिचर स्केल पे जब देखते हैं तो अलग अलग मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है वो। जान माल की बहुत ज्यादा क्या होती है, नुकसान होती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ और ये सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक जो है तो हम दो कैटेगरीज में देख सकते हैं। अर्थक्वेक्स दैट आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन, और दूसरा देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन, रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, सब्सिडेंस, इन कारणों से भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक आने के कारण क्या क्या है, और वो भी अभी स्पेसिफिकली आपको इंडिया में क्या है वो भी समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप इतना समझ लो कि अर्थक्वेक जो है ना, तो वो जैसे टेक्टोनिक ओरिजिन की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक दैट आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन हैव प्रूव्ड टू बी मोस्ट डिवास्टेटिंग एंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो क्वाइट लार्ज। ये चीज समझो, जो टेक्टोनिक ओरिजिन के अर्थक्वेक होते हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और फिर जो अर्थक्वेक आए, तो वो क्या होते हैं, वो टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं। और उनका जो डिवास्टेशन होता है, उनके बाद में जो डिवास्टेशन होता है वो क्या होता है, बहुत भयंकर होता है, ठीक है। तो देयर इन्फ्लुएंस इज आल्सो क्वाइट लार्ज। ये चीज आगे क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में क्या है, अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक इरप्शन, रॉकफॉल, लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस। इस चीज को समझो कि मान लो कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी होता है, वो फूटा, तो उसके फूटने से जो अर्थक्वेक टाइप से आया, मतलब जो ट्रिमर्स क्रिएट हुई हैं, वो हो गया। रॉकफॉल, कहीं पे एक बहुत भारी रॉक का जो हिस्सा है, चट्टान जो है वो गिर जाती है, तो रॉकफॉल के कारण भी क्या होगा, ट्रिमर्स आ जाएंगे। अर्थक्वेक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल और बताऊं, कभी बहुत भारी सा ट्रक अगर आपके घर के सामने से, रोड पे से निकलेगा ना, तो आपको फील होगा कि यार कुछ हिल गया है ये। तो वो क्या है, वो अर्थक्वेक जो आ रहा है, वो जो वाइब्रेशंस आ रही है अर्थ में, वो क्या है, वो नीचे से नहीं आ रही है, वो एक तरह से आप देखोगे ऊपर प्रेशर के कारण अर्थक्वेक डेवलप हुआ है। अल्टीमेटली वो लिथोस्फेरिक स्लैब जो रहती है, जो एक मिट्टी की कह सकते हो चकती रहती है ना, एक जो प्लेट रहती है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने से ही आया है। लेकिन ये जो होते हैं, तो इस तरह के अर्थक्वेक जो होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, रॉकफॉल, लैंडस्लाइड हो गई कहीं पे, लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है, प्रेशर कहीं बढ़ा तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर देता है। सब्सिडेंस, कोई सी एक लैंडमास दूसरी लैंडमास के नीचे धस गई है तो सब्सिडेंस, ठीक है, पर्टिकुलरली इन माइनिंग एरिया। और अधिकतर माइनिंग जहां होती है वहां पे ऐसा होता है, माइनिंग करते 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 अगर ऊपर का नीचे का हिस्सा आपने खोखला कर दिया तो ये पूरी की पूरी जो स्लैब है वो नीचे सबसीड कर जाएगी, ठीक है। तो ये सारे एरियाज में क्या होता है, इंपाउंडिंग ऑफ डैम्स। हाँ जी, ये चीज समझो, डैम्स और रिजर्वायर्स जो है ना, जैसे आपने इंपाउंडमेंट बना लिया, अब यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, तो ये जो लैंडमास है जिसके ऊपर पानी थमा हुआ है ना, वो क्या है, वो वजन सहन कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और वो जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो भी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है, उस कारण से भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक। इंपाउंडिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स एक्सेट्रा हैव लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस
एंड द स्केल ऑफ डैमेज इज ऑल्सो लिमिटेड। ये चीज ध्यान रहेगी। तो ये अर्थक्वेक इस तरह के आ सकते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण भी और ये वॉल्केनिक इरप्शंस और इन सारी कहानियों के कारण भी। अब इसके पीछे रीजंस और अगर समझें कि इंडिया में क्यों अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो देखो एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीज को समझने की कोशिश करोगे कि इंडिया में क्यों अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाला हाथ, ये हो गई ये हो गई यूरेशियन प्लेट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब आप यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रही है तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक तरह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस। तो ये मार्जिन पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो ये स्ट्रेस जो है तो पीछे भी फील होगा ना, जैसे मेरी आप फिंगर्स, ये अगर टिप पॉइंट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, इस पे अगर स्ट्रेस है तो आप ये देख रहे हो तो ये यहां भी पीछे भी उसके क्या होंगे, स्ट्रेस जो है वो यहां पे भी डेवलप होगा। अगर आप देखोगे तो प्रेशर यहां पे भी लग रहा है। अब जब प्रेशर लग रहा है तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते धीरे धीरे वो स्ट्रेस जो है स्ट्रेस जो है ये यहाँ पे स्ट्रेस ऐसा लगते जा रहा। अब जब ये रिलीज होगा तो आपको एक रप्चर सुनने को मिलेगा, ठीक है, टूटेगा कुछ। अब जब कुछ टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी और जो वाइब्रेशंस रिलीज होगी, तो वो ये सब सरफेस के नीचे हो रहा है। और ठीक है, ये जो पूरी कहानी में बता रहा हूं ना आपको, तो ये सब नीचे हो रहा है सरफेस के यहाँ पे। तो वो जब लैंडमास के नीचे से इस तरह से एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो जो जहां से रप्चर हुआ वो एपिसेंटर हो जाएगा अर्थक्वेक का। वहां से धीरे धीरे, अच्छा फंडामेंटल्स वाली जो बुक है उसमें पढ़ना है और ये सारा सब कुछ, ठीक, तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन कैसे क्या बनता है ये सब वहां पे पॉइंट आएंगे, उस चीज से बेफिक्र रहो। तो आपकी जो एक और बुक है तो उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट्स में वैसे क्लियर करवा दूंगा। बाकी यहाँ पे फॉर्मेशन पे उतना ध्यान ना दें और समझे कि जब दोनों प्लेट्स टकराती है स्ट्रेस बिल्डअप होता है। उस स्ट्रेस के बिल्डअप हो जाने से क्या होता है, अल्टीमेटली रिलीज ऑफ एनर्जी। वो जो एनर्जी रिलीज होती है तो इट लीड्स टू ट्रिमर्स लीडिंग टू अर्थक्वेक। और जब जो वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं वही वाइब्रेशन अर्थक्वेक होते हैं। आगे ना समझ में यहां तक, तो ये अर्थक्वेक की इतनी कहानी रही। आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो इंडिया में कहां कहां कैसा कैसा अर्थक्वेक है देखो। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से, ये जो जोन है इसे ध्यान रखना, आगे अभी टेबल पढ़ेंगे। तो 5 जोन में डिवाइड कर दिया कंट्री को। इंडिया अर्थक्वेक हजार्ड जोन। हजार्ड मतलब क्या है, पोटेंशियली ये जो वाइब्रेशंस आएंगी ये खतरा बन सकती है। हर अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन नहीं लाता है। कभी कभी आपने सुना होगा ऐसा, सो के उठे थे तब घर वाले क्या बोलते कि रात में शायद भूकंप के झटके आए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्के से माइन्यूट वाइब्रेशन थे। माइन्यूट वाइब्रेशन कैसे थे, तो माइन्यूट वाइब्रेशन इतना माइन्यूट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मान लीजिए हाँ वॉच लगी है तो वो वॉच नीचे गिर गई घर से, लेकिन आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो वो बहुत ज्यादा क्या मैग्नीट्यूड कम रहता है, रिचर स्केल पे बहुत लो लेवल पे अर्थक्वेक आता है। तो वो हजार्ड एक तरह से, ठीक है। अब अर्थक्वेक हजार्ड जोन को अगर आप देखोगे ना, वो डिजास्टर में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड करा, आगे पढ़ेंगे इसे हम, ठीक। तो सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, कहां कहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो देखो क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, सब डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। तो मतलब कुल मिला के ये इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल बताया गया है। मतलब अगर अर्थक्वेक आएगा तो इस एरिया में ज्यादा है पॉसिबिलिटी। इस एरिया में ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों है सर, बताओ जरा। तो अब खुद सोचो ना, मैंने क्या बताया, ये एकदम मीटिंग पॉइंट है, यहां पे तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा ना, ये जॉइंट है, ठीक। अब 2 प्लेट्स के जॉइंट है, वो प्लेट का वाला एक एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे बताया था। जैसे क्या होता है कि आपको जो मेरी गो राउंड होता है तो उस पर बैठा देते हैं, अगर ठीक है उस पर बैठा देते हैं और आप कोने पे हो, तो बीच में खड़े हो तो आप घूमते जाओगे वहीं के वहीं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको एकदम एज पे खड़ा कर दिया और फिर तेज घूमेगा ना झूला, तो आप पहले सबसे पहले गिरोगे। तो मार्जिन पे डिस्ट्रक्शन, देखो वहां पे दूसरी चीजें काम करती है, कोरियोलिस फोर्स वगैरह, लेकिन समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया कि मार्जिन पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। और इसीलिए वो वल्नरेबिलिटी शब्द से एक शब्द निकल गया ना, मार्जिनलाइज्ड, मतलब जो मार्जिन पे है उसको ज्यादा चिंता रहती है। तो अब ये प्लेट क्या है, ये प्लेट यहां पे मार्जिन पॉइंट है, तो ये एरियाज क्या है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। फिर देखो क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स द सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली गुजरात, ठीक है, एंड महाराष्ट्र हैव आल्सो एक्सपीरियंस सम सीवियर अर्थक्वेक। अब इसके अलावा भी अगर जैसे देखोगे तो सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट जो है महाराष्ट्र और गुजरात वाले, तो महाराष्ट्र में और गुजरात में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में 1819, 1956, 2001, तो ये बड़े बड़े कुछ अर्थक्वेक आए हैं। फिर वही चीज आप देखोगे तो 1967 और 1993 ये महाराष्ट्र में भी आया। तो ये वाली जो मार्जिन है हमारी, यहां पे भी क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये वल्नरेबल जोन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब आगे एक चीज यहां पे एक सवाल ये उठेगा, देन व्हाई डू अर्थक्वेक अकर्स इन पेनिनसुला पार्ट। तो ये तो आपने सर बता दिया कि हाँ ये जो मार्जिन्स है ना, ये मार्जिन्स है, तो मार्जिन्स पे क्या है, क्रैक्स वगैरह पहले से डेवलप्ड है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां अर्थक्वेक आ सकते हैं। लेकिन सर
ये जो इंटीरियर पार्ट है पेनिनसुला वाला जो ब्लॉक है ये, ठीक है, ये पेनिनसुला वाला जो ब्लॉक है ये तो स्टेबल है और ये सबसे पहले भी बना था। आपने बताया था कि जब फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का तो ये वाला जो पार्ट है ये पहले से एक ओल्ड लैंडमास है, स्टेबल लैंडमास है। यहां क्यों अर्थक्वेक आ जाते हैं? तो देखो यहां पे क्या है, अर्थक्वेक इन पेनिनसुला। अगर इस चीज से हम इस चीज पे बात करेंगे, हाँ कभी कभी यहां भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, तो अर्थ साइंटिस्ट जो है वो खुद कंफ्यूज्ड है कि यहां क्यों अर्थक्वेक आते हैं। अर्थ साइंटिस्ट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल एंड मैच्योर लैंडमास ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये वाला जो पार्ट है क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैच्योर है, और इसमें क्यों अर्थक्वेक आया उसका पता लगा पाना मुश्किल रहा है अर्थ साइंटिस्ट खुद के लिए। लेकिन फिर भी जो रिसेंट स्टडीज हैं तो वो क्या बताती है, रिसेंटली सम अर्थ साइंटिस्ट हैव कम अप विद द थ्योरी ऑफ इमर्जेंस ऑफ फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन समझो क्या है, तो कुछ जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या थ्योरी प्रोपाउंड करी है, फॉल्ट लाइन की। तो फॉल्ट लाइन की थ्योरी जो है वो बताती है, वो दर्शाती है, वो एक्सप्लेन करती है कि क्यों यहां पे ये जो पेनिनसुला ब्लॉक है इसमें अर्थक्वेक आता है। तो फॉल्ट लाइन क्या होता है, जैसे ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स टकराई थी ना, तो स्ट्रेस माना कि सबसे ज्यादा मार्जिन पे होने वाला है, लेकिन अंदर जो है तो कंटिन्यूसली अंदर इंटीरियर पार्ट जो है ये वाला वो स्ट्रेस सहन करते करते यहाँ पे फॉल्ट लाइन बढ़ गई है। तो फॉल्ट लाइन जैसे आप देखोगे कहां पे, नर्मदा वैली जो है वो एक फॉल्ट लाइन है, ठीक है, तापी वैली एक फॉल्ट लाइन हो गई है, और कहां कहां बताइए, तो जैसे आप देखोगे भीमा रिवर, ठीक है, अधिकतर रिवर्स जो है तो वो फॉल्ट लाइन है, क्योंकि फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई और वो वैली जो बनी तो उसमें से पानी बहने लगा। तो भीमा रिवर जो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान आया, कुछ ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा था हमने ये, नियर लातूर एंड ओस्मानाबाद महाराष्ट्र एंड दी पॉसिबल ब्रेकडाउन ऑफ द इंडियन प्लेट। तो ये क्या है, इसके चलते ये जो पूरी इंडियन प्लेट है ना, इसमें इस तरह से बहुत सारी फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई, क्रैक्स डेवलप हो गई है, जिस कारण से पेनिनसुला पार्ट जो है, तो पेनिनसुला पार्ट में भी वो फॉल्ट लाइन पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। सिंपल सी चीज, अगर इस मार्कर में यहाँ क्रैक होगा और प्रेशर लगेगा दोनों तरफ से, तो वो क्रैक पे पहले टूटेगा पेन। तो वैसे ही क्या है कि अगर ये इंडिया है, इंडियन लैंडमास है पूरा, ठीक है, इसे ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंडमास कह रहे हैं जैसे अगर पेनिनसुला ब्लॉक को, लेकिन यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन डेवलप हुई है तो उसमें क्रैक आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब उसमें फॉल्ट लाइन में क्रैक है तो क्रैक पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये क्लियर हो गया? तो अर्थक्वेक इन पेनिनसुला हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब आगे क्या है, तो ये तो पूरी कहानी हो गई कि अर्थक्वेक कहां आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा। हमारे एंड पे हमने क्या काम करना चालू किया, ये जो क्लासिफिकेशन सर आप बता रहे हो कैसे हुआ क्लासिफिकेशन, तो नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, अब जैसे आप देखोगे तो सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं मैं आपको, ये किससे, ज्योग्राफी से डील करते हैं, अर्थ से डील करते हैं, उन्हीं सारी चीजों से डील करते हैं। तो नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोलॉजी, वेदर वाला जैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, सभी लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो रहेगी, अब गवर्नमेंट को क्लासिफाई करना है कंट्री को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखना पड़ेगा आपको। फिर क्या है, अलॉन्ग विथ रिसेंटली फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बनाया गया टू लुक आफ्टर द डिजास्टर्स, सिर्फ अर्थक्वेक नहीं, दूसरे जितने भी दुनिया भर के डिजास्टर हो रहे हैं इंडिया में, उन सभी डिजास्टर्स पे एक नजर रखने के लिए, उनको मतलब उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए कि कैसे मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट किस साल में बना था, आपका कमेंट सेक्शन में होमवर्क हो गया, ठीक है। हैव मेड एन इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ मोर देन 1200 earthquakes that have occurred in India in different years in the past, and based on this they divided India into following 5 earthquake prone areas, ठीक है, earthquake zone। तो अब आपको ये समझना है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने कड़ी मशक्कत करी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा ना कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोलॉजी हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मशक्कत करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, ये 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है अर्थक्वेक जोन्स को, मतलब इंडिया में अलग अलग अर्थक्वेक जोन जो होंगे। तो क्या है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, तो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में जैसे डार्क शेड में जो है, ठीक है, तो अब वही है बॉर्डरिंग एरियाज पूरा जो है, जो अभी मैंने आपको पॉइंट में भी बताया, तो बॉर्डरिंग एरिया और जो फॉल्ट लाइंस है वो वेरी हाई रिस्क जोन में आ जाती है। उसके बाद में क्या है, हाई डैमेज रिस्क जोन, तो वो वेरी हाई से थोड़ा कम हो गया, तो हाई डैमेज में क्या हो जाएगा, उन्हीं बॉर्डर्स के जस्ट बाजू में जो एरिया है, ठीक है, तो जो जहां पे वेरी हाई डैमेज जोन है ना, वेरी हाई के जस्ट कनेक्टेड एरियाज अगर आप देखोगे, वेरी हाई के जस्ट कनेक्टेड, जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, तो वो हाई डैमेज में आ जाएगा। अब ये जो 2 कैटेगरी ये बनी है ऊपर वाली, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, इसका एनालिसिस भी समझते चलो। 2 कैटेगरी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, यहां पे अगर अर्थक्वेक आते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है डिस्ट्रक्शन होने के, यहां पे जो अर्थक्वेक आएगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी पे आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, मतलब यहां अगर अर्थक्वेक आता है तो जैसे आप देखोगे ना, ये उसी से बॉर्डरिंग करते हुए, मतलब लेयर में देख लो, सबसे इंटीरियर पार्ट जो है वो वेरी हाई
डैमेज जोन हो जाएगा, उसके बाद हाई डैमेज जोन हो जाएगा, फिर मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन हो जाएगा, ठीक है, फिर उससे नीचे लो डैमेज रिस्क जोन और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो अगर आज जैसे आप देखोगे वेरी लो ये वाला है, लास्ट वाला शीट जो है डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तो ये कहां पे है, ये अधिकतर पेनिनसुला पार्ट में है और ये सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लैंडमास बना है ये स्टेबल है, पुराना है, इसमें ज्यादा क्रैक्स नहीं है, तो इस कारण से क्या है कि ये जो एरिया है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। मतलब यहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी कम है, अगर आता भी है तो बहुत माइन्यूट सी कह सकते हैं इंटेंसिटी से, छोटे से मैग्नीट्यूड पे आने वाला है, ध्यान रहेगा ये भी। तो ये हमने ये देख लिया कि किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, डिवीजन जोन क्या है। अब आते हैं इस पार्ट पे, आंसर राइटिंग में आपको ये बहुत मदद देगी ये चीजें कि अर्थक्वेक का कंसिक्वेंस क्या होने वाला है, सोशियो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस क्या होंगे अर्थक्वेक के, मतलब सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, या फिर प्राकृतिक रूप से देखा जाए कि एनवायरमेंट में उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो ये यहां पे समझेंगे हम कि अर्थक्वेक जो है दे आर एसोसिएटेड विद फियर एंड हॉरर। अर्थक्वेक को डर से जोड़ा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसा जोड़ा गया है कि बहुत डरावना होता है अर्थक्वेक। क्यों डरावना होता है ये समझो उसके पीछे। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अर्थक्वेक जैसे दूसरी कोई सी अगर नेचुरल डिजास्टर की हम बात करें, देखो नेचुरल डिजास्टर तो सभी खराब होते हैं, मतलब सभी नेचुरल डिजास्टर क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आने वाले हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे ना तो अर्थक्वेक क्या करता है, लॉस जो होता है वो बहुत बड़ी स्केल पे होता है, मैग्नीट्यूड जो होती है उसकी सडननेस जो होती है। मतलब आप ऐसे सोचो कि सुबह आपने प्लानिंग करी कि आपको ये करना है दिन में, आज दिन भर आपने ये प्लान करके रखा कि अगले 4 साल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें हैं और आपको कोई चिंता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, आपने काइपोचे मूवी देखी है, काइपोचे मूवी में जब अर्थक्वेक आता है तो आप अगर देखते हैं तो तीनों एक्टर्स जो रहते हैं, ठीक है, तीनों एक्टर्स जो रहते हैं तो वो एक पोजीशन में ऐसे रहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, सारी चीजें होने वाली है। लेकिन अर्थक्वेक आया सडनली, सडननेस देख रहे हो उसकी आप, सडनली अर्थक्वेक आया और उसके आने के बाद में सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ चलती हुई दुनिया जो थी उनकी वो रुक सी गई। तो ये क्या है, ये जो हुआ ये बहुत ज्यादा दर्दनाक रहता है, भयानक रहता है, ठीक है, इससे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि रातों रात चीजें बदल जाती है। फिर क्या है, इट बिकम्स अ कैलेमिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और साथ ही साथ अर्थक्वेक कहीं पे आ गया, मान लो क्या खुले मैदानों में, तो आके चले गया, अगर जमीन में एक दरार भी पड़ जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर अर्थक्वेक आ गया हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जोन में, ठीक है, मान लो जहां पे फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग बहुत सारे, एक एक फ्लैट में हजार लोग रह रहे हैं, मान लो, मतलब एक फ्लैट में नहीं, एक सोसाइटी में हजार लोग रह रहे हैं। अब क्या होगा, तो अब जब ऐसे एरिया में अर्थक्वेक आएगा और मान लो बिल्डिंग ढह गई अगर, तो वहां सोचो कितना लॉस होगा। तो उस कारण से अर्थक्वेक बहुत एक डरावना सपने की तरह हो सकता है ये। तो अर्थक्वेक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अगर डैमेजेस देखोगे तो डैमेजेस एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फिजिकल और इकोनॉमिक लॉस है। फिजिकल इकोनॉमिक लॉस कैसे हैं, तो आपकी जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कह सकते हैं लाखों रुपए की लागत लग के कितने साल समय दिया गया, एक तो समय बहुत लग जाता है, 8-8, 10-10 साल में जो ब्रिज बने चुटकी बजाते गिर जाएंगे वो ब्रिज। तो इस तरह से फिजिकल लॉस जो होगा उसके पीछे जितना पैसा लगा होगा वो लॉस बहुत बड़ा होगा। सोशियो कल्चरल लॉस, सोशियो कल्चरल लॉस कैसे होता है, जैसे मैं समझाता हूं आपको कि किसी एक एरिया का कोई कल्चर है, वहां के लोग जो थे उनका एक डांस फॉर्म था जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अब वहां पे अर्थक्वेक आने के बाद में सारे लोगों को इधर से उधर क्या कर दिया गया, रिहेबिलिटेट कर दिया गया कि तुम्हें किसी को यहाँ बसा दिया, गवर्नमेंट ने किसी को वहां बसा दिया। तो उन लोगों ने मिलकर जो एक कल्चर, एक जो सोसाइटी बनाई थी वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस एरिया में लाइफ जो थी, ठीक है, मतलब जिस तरह से इकोनॉमिक लाइफ चल रही थी लोगों की वो डिस्टर्ब हो गई। अब लोग खाने पीने के लिए तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो वो वहां का सोशियो कल्चरल लॉस देखने को मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल लॉस, इन्वायरमेंटल लॉस क्या होता है, कैसे होता है, तो आप देखेंगे अगर मान लो किसी प्रकार के पेड़ पौधे कुछ पाए जाते थे अर्थक्वेक के चलते, क्या होता है कि कहीं, ये पॉइंट समझो बहुत अच्छी तरह से, मतलब आप देखो फोरकास्ट करो, यहां पे फोरकास्ट करने की, या फिर मैं कह सकता हूं ना कि हजार्ड है वो हजार्ड से डिजास्टर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो आप यहां पे देखना समझना कि आपने डैम बनाया बहुत बड़ा, अब वो डैम अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, क्रैक आ जाता है, वहां पे क्रैक आ गया और वो डैम टूट गया, पूरा पानी, ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बुरी स्थिति होगी अगर अर्थक्वेक के कारण डैम जो बनाए गए हैं उसमें क्रैक्स आने के बाद में डैम टूट जाते हैं। तो वैसे यूजुअली होता नहीं है, क्यों? क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन से पहले इस चीज को एकदम फूक के देखा जाता है कि कहीं वहां पे 0% पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक आए या ना आए। अगर डैम वाले एरिया में अर्थक्वेक आ गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो डैम फूटा तो सोचो कितना ज्यादा वो पानी में कर देगा, सब कुछ जल में कर देगा हर चीज को। अब
उस पानी के अंदर कितने पेड़ पौधे जानवर, कितनी स्पीशीज, इन्वायरमेंट को कितना लॉस होगा। तो इस तरह से क्या है कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन जो होता है अर्थक्वेक का वो बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, कि इंटेंसिटी जो होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो इट रेंडर्स देम होमलेस। अगर लोगों की बात की जाए तो इट रेंडर्स देम होमलेस which puts an extra pressure and stress particularly on the weak economy of developing countries। और अब डेवलप्ड कंट्रीज तो फिर भी क्या कर सकती है, थोड़ा सा उनके पास में फंड्स रहते हैं, कंटिजेंसी फंड रहता है, तो ऐसे समय में वो क्या कर सकते हैं कि उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वीक इकोनॉमीज हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लोग बेघर हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई है। अब आपको क्या करना है, उन लोगों को भी कुछ करना, उन लोगों के लिए भी क्या करना है, सारी व्यवस्था करना है, इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, सारा सब कुछ। तो उस सेंस में डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो इंपैक्ट होता है अर्थक्वेक का, ठीक है, इसके जो कंसिक्वेंसेज होते हैं बहुत भयानक होते हैं। लिख सकते हो एक अच्छा आंसर इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद में। तो जैसे आप देखोगे तो ये डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इंटेंस लेवल पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की लाइफ, ये सारी चीजें दिक्कत होती है। ये वाला जो टेबल है इसे देखेंगे आप आपकी बुक में। हम अगर देखें तो अर्थक्वेक को, वही मैं कह रहा था ना, अभी तक क्या समझते आए थे, अर्थक्वेक मतलब सर वाइब्रेशन आ गए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उस बिल्डिंग गिरने के अलावा भी उसमें बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, वो सारे इंपैक्ट्स मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब क्या इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक अगर देखें तो डिजास्टरस इफेक्ट ऑन दी एरिया ऑफ देयर अकरेंस। अब ऑन द एरिया ऑफ देयर अकरेंस जैसे आप ऑन ग्राउंड देख लो, ऑन मैनमेड स्ट्रक्चर, तो मैनमेड स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगी, स्लाइडिंग आ जाएंगी, ओवरटर्न, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, बकलिंग, कोलैप्स, ठीक है, एंड पॉसिबल चेन इफेक्ट। तो अब यहां पे आपके टेबल में जो पॉसिबल चेन इफेक्ट दिए हैं, मुझे पता है ये आपको समझ नहीं आए, तो पॉसिबल चेन इफेक्ट्स को समझो। जैसे क्या है, सुनामी, मान लो सुनामी के पॉसिबल चेन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सुनामी आने के बाद में वो पानी जो है तो वो सब लोगों के घर में घुस गया, सब कुछ हो गया, सुनामी ने बिल्डिंग तोड़ दी, वो तो सब हो गया। लेकिन उस पानी के बाद में वाटरबॉर्न डिसीजेस भी तो आ जाएगी बहुत सारी, आए ना समझ में। तो उसके चलते क्या है कि अर्थक्वेक जो है तो इसके बहुत सारे आप देखोगे तो पॉसिबल चेन इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब अर्थक्वेक आने के बाद में उससे जुड़े हुए और समस्याएं होने वाली है। जैसे आप यहां देखोगे फिशर्स क्या होता है यहां समझिए, ठीक है। फिशर्स में आपको बताता हूं, ये रहा। तो अब मान लो क्या है कि ये एक स्लैब थी, इसमें क्या होता है, इस स्लैब में मतलब जो अर्थ स्लैब थी इसमें क्रैक था, तो क्रैक के चलते यहां पे से ओपनिंग हो गई अर्थक्वेक में। तो इस तरह से आप देखेंगे जो एक्विफायर्स होते हैं, तो ये जो ग्राउंड वाटर होता है एक्विफायर्स में, बहुत ज्यादा पानी, अगर मान लो प्रेशर क्रिएट हो तो वो बाहर निकल के आ सकता है, यहां जो एरियाज है इनमें फ्लड्स आ सकते हैं। अब अर्थक्वेक से फ्लड आ गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे समझोगे तो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको इस चीज में, खैर। तो और उसके बाद में वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है कभी कभी अर्थक्वेक के चलते, प्लेट मूवमेंट के चलते वॉल्केनोज इरप्ट कर जाते हैं, वो लावा निकालेंगे। अब लावा पानी तो चलो फिर भी तैर के निकल जाओगे, लावा में तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे, ठीक है, भुन जाओगे। तो उस तरह से क्या है कि बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। फिशर्स, सेटलमेंट्स, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लिक्विफेक्शन, अर्थ प्रेशर, पॉसिबल चेन इफेक्ट। तो ये आप टेबल को एक बार जरूर देखिएगा। अब मैनमेड स्ट्रक्चर पे सब कुछ हो जाएगा, ऑन ग्राउंड देखेंगे तो जमीन में जो लैंडस्लाइड्स आ गई, मान लो तो जमीन खिसक गई, तो ये ग्राउंड पे, अर्थ सरफेस पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। और एक और देखेंगे तो ऑन वाटर, पानी पे क्या होगा, तो जैसे वेव्स, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, सुनामी, ये सारी समस्याएं, बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगेंगी। वो बड़ी बड़ी वेव्स क्या करेंगी, कोस्टल एरिया को बुरी तरह से डैमेज कर देगी। और उसका सबसे भयानक रूप अगर देखोगे तो जैसे सुनामी है, तो सुनामी में क्या है, ये एक अपने आप में नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। अर्थक्वेक और सुनामी आपस में जुड़े हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी कहानी होती है। अब अगर हम देखें इसे आगे समझे तो अर्थक्वेक ऑल्सो हैव फार रीचिंग एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। अर्थक्वेक का एनवायरमेंट पे भी बहुत ज्यादा कंसिक्वेंस होता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस, नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे फिशर्स के बारे में मैंने बताया ना, तो वो फिशर्स से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, पानी के साथ में दूसरा वॉलेटाइल मटेरियल, ठीक है, गश आउट, OUT, ठीक है, OUT यहां पे आउट, गश आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, तो जमीन के नीचे से वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। इनंडेटिंग दी नेबरिंग एरियाज, तो पानी निकल के आया तो आजू बाजू के एरियाज को डुबा देगा, आजू बाजू के एरियाज को डुबाएगा, फ्लड आ जाएगी। फिर अगर और समझोगे तो दूसरा वोलेटाइल मटेरियल, जैसे मैंने आपको क्या बताया, लावा निकल के आ गया मान लो, ठीक है, ये लावा अगर बाहर निकल के आ गया तो ये यहां पे सबको जला देगा, या फिर कह सकते हैं यहां का जो वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो लावा निकल के आ रहा तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ के लैंडमास को ब्लॉक कर सकता है, यहाँ जो वाइल्ड लाइफ थी, वेजिटेशन थी, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, ठीक, ये ध्यान रहेगा। अब आगे देखो क्या है, तो फॉर्मेशन, हाँ ये एक चीज समझना, फॉर्मेशन ऑफ रिजर्वायर्स, डैम, लेक लाइक जो स्ट्रक्चर, रिजर्वायर मतलब डैम वाला नहीं हो गया, यहाँ पे लेक जो बनते हैं, तो लेक भी बन जाते हैं अर्थक्वेक से। अब बोलोगे अर्थक्वेक से कैसे, तो ये टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करती है ना, तो इसके मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आएगा, मानते हो यहां तक, टेक्टोनिक प्लेट ने मूव करा, अर्थक्वेक आया। वो अर्थक्वेक जो आया तो वो क्या कर देगा, एक जमीन थी यहां पे मान लो ये, अब नीचे से सिस्मिक एक्टिविटीज मतलब सिस्मिक वेव्स निकली जब ये, तो इसके चलते क्या होता है कि यहां पे आपको एक
क्रैक देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये जो क्रैक देखने को मिला, तो इस क्रैक के चलते मान लो एक डिप्रेशन बन गया ऐसा, तो अब ये डिप्रेशन में बारिश का पानी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा और लेक्स बन जाएंगे। तो जैसे आप अगर देखोगे तो वुलर लेक जो है तो वो एक टेक्टोनिक लेक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, टेक्टोनिक लेक की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में जैसे सैंगपो रिवर जो है, तो सैंगपो रिवर जो है तो अपना रूट, हाँ ये रूट चेंज करती है। रिवर्स ऑल्सो चेंज देयर कोर्स। ये पॉइंट समझना, क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसके चलते रिवर्स अपना रास्ता बदल लेती है। क्यों? क्योंकि लैंडमास जो है वो लैंडमास डिस्टर्ब होता है और रिवर कहां बह रही है? लैंडमास के ऊपर बह रही है, तो वो लैंडमास भी अपना रास्ता ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है। तो जैसे अगर आप देखोगे रिवर्स भी अपना रूट बदलती है। ठीक है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि किस तरह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपना रास्ता बदलती रहती है। उसके पीछे और भी कारण है, लेकिन अर्थक्वेक भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जिसके चलते कोर्स चेंज हो जाता है। आपके सिलेबस का नहीं, आपके सिलेबस का तो कोरोना वायरस ने करवा दिया है। ठीक है, रिवर का कोर्स चेंज होता है। लैंडस्लाइड भी एक मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न है अर्थक्वेक के चलते। अर्थक्वेक आता है और माउंटेनियस एरियाज में अगर अर्थक्वेक आया ना, थोड़ा भी वाइब्रेशन हुआ तो जो लूज सॉइल रहती है वो फिसल के पूरे आ जाती है, स्लाइड कर जाती है, लैंडस्लाइड। और बहुत सारे उसके नीचे क्या होते हैं, रोड्स दब जाते हैं, लोग दब जाते हैं, रूट्स बंद हो जाते हैं, रास्ते खत्म हो जाते हैं, वो समस्याएं होती है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब अगर आगे और देखें तो अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन, ये पॉइंट जो, ये टॉपिक जो आपकी बुक का, इसे समझो। समस्याएं हैं, अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के इंपैक्ट्स क्या होने वाले, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक हजार्ड्स मिटिगेशन, अब अर्थक्वेक आ रहा है तो उसे मिटिगेट कैसे कर सकते हो। मतलब आप रोक नहीं सकते हो, आप शक्तिमान नहीं हो, मैं शक्तिमान नहीं हूं कि हम ऐसे खड़े हो जाएंगे बोल देंगे धरती हिल के दिखाओ आप। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उसे मिटिगेट कर सकते हो, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसे कम कर सकते हो, अपने एंड पे कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? तो देखो यहां पे अर्थक्वेक डैमेजेस कॉज्ड आर मोर डिवास्टेटिंग। ठीक है, मोर डिवास्टेटिंग। व्हाई? क्योंकि आप अगर इसे दूसरे डिजास्टर से कंपेयर करोगे और अर्थक्वेक का जो इंपैक्ट होगा वो समझना। जैसे मैं एक चीज समझाता हूं आपको, क्या कि लड़ाई हो रही है, क्या कहते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है, फिर दो आर्मीज के बीच में लड़ाई हो रही है। अब एक आर्मी ने अगर क्या कर दिया, हमला पूरा कहां कर दिया, दूसरी आर्मी बी के आर्सेनल पे। आर्सेनल समझते हो ना, मतलब जहां हथियार वगैरह रखे होते हैं। तो अगर आर्मी ए ने हमला आर्मी के ऊपर ना करते, उनके हथियार जहां रखे वहां पे हमला कर दिया, तो हथियार खत्म पूरे। अब जब पूरे हथियार खत्म हो गए तो यहां लड़ेंगे किससे वो? उसी तरह से अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक, ये आर्मी आपके ऊपर हमला कर गई, अर्थक्वेक ने आपके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अर्थक्वेक ने आपके हथियारों पे अगर हमला कर दिया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कैसे? वो चीज समझो कि अर्थक्वेक जब आता है तो डैमेजेस जो हो रहे हैं ना, वो कहां पे हो रहे हैं? इट डिस्ट्रॉयज द मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा पता है? उसका इंपैक्ट ये होगा, ड्यू टू दिस प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू द विक्टिम बिकम डिफिकल्ट। मिटिगेशन में क्या है, आप अर्थक्वेक आ गया लेकिन आपको उसके बाद में लोगों का ध्यान रखना है कि कितना नुकसान हुआ, कोई मेडिकल इमरजेंसी, उसका ध्यान रखना, ये सारी चीजें करना। लेकिन जब अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसके आने के बाद में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक टूट गई है, रोड सारे डिस्टर्ब हो गए, रेलवे लाइंस डिस्टर्ब हो गई है, ट्रेन चल नहीं रही है। ठीक है, आप सिर्फ एयरलिफ्ट, एयर ड्रॉप कर सकते हो चीजों को, और क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन में भी आप देखोगे तो सारा मोबाइल नेटवर्क वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो उसके चलते क्या है, ड्यू टू दिस प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू द विक्टिम्स बिकम डिफिकल्ट। तो अब देखो ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो इसके चलते हम क्या देखते हैं कि आप अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते हो, अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, आप नहीं रोक सकते हो अर्थक्वेक को। ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर? करेंगे कि हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं कि आने दो अर्थक्वेक को, रेड कारपेट एंट्री दिलवा रहे हैं कि आप अर्थक्वेक आएगा हमारी बिल्डिंग गिरेगी ताली बजाएंगे। हमें क्या करना है, हमें यह करना है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है यहां पे? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन रेदर देन क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो इस केस में, प्रिवेंट नहीं कर सकते तो दूसरा कोड क्या बनेगा आपका कि आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रखो कि अगर इनकेस अगर अर्थक्वेक आता है तो आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, इनकेस अगर अर्थक्वेक आता है तो आप पहले लोगों को ट्रेनिंग देकर रखो कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले आप दीवार, जो घर वगैरह है उसके कोनों में जाके, कॉर्नर्स में जाके खड़े हो जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉस की पॉसिबिलिटी कम रहती है, ऊपर से छत नहीं गिरेगा, बीच में जाके खड़े हो जाएगा, छत सीधा ऊपर गिर जाएगा, धम से नीचे दब जाओगे। ठीक है, तो सेंस में आप ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दो, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक मेडिकल आइडिया होना चाहिए कि मेडिकल सर्विसेज क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, मिटिगेशन रेदर देन क्यूरेटिव मेजर्स। तो आप क्योर करने की मत सोचो, आप ये सोचो कि आप कैसे कम कर सकते हो उसके नुकसान को। नुकसान हो जाएगा फिर आप सुधारने की कोशिश करोगे, उससे अच्छा इस चीज पे ध्यान दो कि नुकसान हो ही ना। ठीक है, तो अर्थक्वेक रोक नहीं सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ध्यान रहेगा कभी भी स्कूल में अर्थक्वेक आए आपकी तो आप क्या करेंगे। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा कि आप खुश होंगे, बोलेंगे कि सर छुट्टी मिल जाएगी, बढ़िया। लेकिन सीरियस नोट पे अगर हम बात करें, सीरियस नोट पे बात करें तो
इन केस अगर आपके स्कूल में आप सब बैठे, आप सोचो कितने सारे बच्चे, हजारों बच्चे रहते हैं स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, अगर 3-4-4-5-5 बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर है, और अगर वहां अर्थक्वेक आता है तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। 2 मिनट के लिए सोचो बस, ठीक है, मैच्योर बच्चे की तरह सोचो आप। तो उसमें क्या करना है, उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पैनिक ना हो, वहां पे आप लोगों को, ये एजुकेशन का पार्ट है, ये जैसे जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि आपको इन डायमेंशंस पे भी चीजें बताई जाए। आप क्या कर सकते हैं, बेंच टेबल के नीचे जा सकते हैं, छुप सकते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, शरण ले सकते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप क्या कर सकें, बच सकें अर्थक्वेक से। बेंच जो होता है ना, आप मतलब एक सॉलिड सरफेस के नीचे सिर छुपाओ, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया, आ गया समझ में लाइक व्हाट। तो लाइक व्हाट में ये डिस्कस कर लेते हैं हम कि अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन स्टेप। तो आपकी बुक में ये 5 पॉइंट जो मैंने बुक में से बना दिए आपको, वो क्या है कि ये हजार्ड मिटिगेशन स्टेप्स होना चाहिए। अर्थक्वेक एक हजार्ड है और वो डिजास्टर में कब कन्वर्ट होगा, जब वो बहुत ज्यादा लॉस दे जाएगा आपको, लेकिन आप उसके लॉस को कम कर सकते हो। कैसे, यहां समझो। तो ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो तो बहुत ग्राउंड लेवल पे बताई है, लेकिन ब्रॉड लेवल पर अगर जैसे देखिए आपकी बुक में क्या दिया है, स्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स। इसे क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, ठीक है। तो सिस्मिक वेव्स के कारण क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स जो होते हैं, जिन्हें अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स भी कहा जाता है, इनका काम क्या होता है पता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली वगैरह में ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं अलग अलग पार्ट में, जैसे गुजरात वाले रीजन में जो है, तो वो ये आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि ट्रिमर्स आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी पे आ रहे हैं, वो सारी चीजों को मॉनिटर करना। मॉनिटर जो होता है ना आपकी क्लास का, वो क्या करता है, देखता ना, बात तो नहीं कर रहे बच्चे, तो वैसे ये देख रहे हैं कि कहीं कंट्री में अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज हो तो नहीं रही है, ठीक है। तो फॉरकास्ट करना उतना आसान नहीं होता है अर्थक्वेक को, लेकिन मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो एस्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फास्ट डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल इन वल्नरेबल एरियाज। अगर मान लो 1 घंटे पहले आपको जो ये सिस्मोलॉजिकल सेंटर से इन्हें आभास हो गया कि हाँ वेव्स आ सकती है, सिस्मिक वेव्स, इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, तो वो वहां के जो लोग हैं, वल्नरेबल एरियाज के जो लोग हैं, ठीक है, जहां पे वेरी हाई रिस्क जोन जो होता है, तो उन एरियाज में लोगों को सबसे पहले अवेयर करवाओ कि अर्थक्वेक आने वाला, तो लोग तैयारी कर लें, ठीक है। तैयारी क्या है, तो ऐसे टीका चंदन दिया लेके नहीं, मतलब प्रिपेयर्डनेस रहे कि हाँ इन केस अगर डिजास्टर जैसा आता है कुछ, तो उससे हम क्या कैसे बचेंगे, क्या बचेंगे। खास करके अगर जैसे आप ये भी अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, अर्थक्वेक के अलावा जैसे आप दूसरे डिजास्टर्स को देखते हो, साइक्लोन वगैरह को, तब वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी कि आप पहले से फोरकास्ट कर पा रहे हो। साइक्लोन को बहुत पहले फोरकास्ट कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन पहले। तो साइक्लोन को जब आप फोरकास्ट कर लेते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को अवेयर कर दो, तो लोग कोस्टल एरिया के सारे रिट्रीट कर जाते हैं पीछे की तरफ, घर लेके नहीं भागेंगे उनका, ठीक है, लेकिन घर में से सामान वो ऐसी जगह रख देंगे कि जहां शायद बाढ़ का पानी ना घुसे। वो लोग अपने मामा के यहाँ चले जाएंगे छुट्टी पे, क्यों, क्योंकि वहां तक जो मतलब एक बार आप रिट्रीट कर गए कोस्टल एरिया से, सुनामी साइक्लोन का इंपैक्ट कोस्टल एरिया में होगा। ऐसा तो नहीं कि साइक्लोन इधर ओडिशा में आया, मध्य प्रदेश तक उसका पानी गिर रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि आप थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस कर सकते हो, खास करके वहां के लोगों को अगर बता देते हो तो आप, ठीक। यूज ऑफ जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आपको मदद जो मिलेगी तो वो जो जीपीएस सिस्टम है या फिर जो कह सकते हैं सैटेलाइट सिस्टम है, वो ज्यादा मददगार रहेगा। कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इतनी एडवांस होती है ये, जैसे आप देखोगे जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस और ये सारी चीजें, कि वो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है वो बता सकती है, उसके साथ साथ में नीचे भी, ठीक है, नीचे भी क्या हो रहा है वो भी आपको एक आइडिया दे सकती है, जिससे हम यूज कर सकते हैं इनपुट की तरह अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन स्टेप के चलते। फिर क्या है, प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप एंड एडुकेटिंग पीपल अबाउट द वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। वल्नरेबिलिटी मैप मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ये मैप जो दिखाया अभी, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या बताता है, इससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये एरियाज जो हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है मार्जिन्स जो हैं, ठीक है, ये एरियाज वल्नरेबल है, मतलब यहां पे अगर अर्थक्वेक आता है तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो एक वल्नरेबिलिटी मैप जो है वो इन एरियाज में क्रिएट किया जा सकता है, जिसके चलते आप क्या कर सको, वहां के लोगों को अवेयर कर सको। अवेयर करने के साथ साथ में क्या है, उन लोगों को शिक्षा भी, जो एडुकेटिंग दी पीपल अबाउट द वेज एंड मीन्स मिनिमाइजिंग दी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, ताकि किस तरह से जो डिजास्टर आ गया तो उसके एडवर्स इंपैक्ट जो है, जो भयानक रूप हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सके। जैसे वही बताया मैंने, लोकल लेवल पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए लोगों को। अगर वल्नरेबल एरिया है, आपको पता है कि यहां डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो लोगों को वहां सिखाओ कि आपको क्या करना है अगर अर्थक्वेक आ जाता है, तो पैनिक नहीं होना है सबसे पहली चीज। तो फिर अगली चीज क्या है, मॉडिफाइंग दी हाउसेस, ठीक है, मॉडिफाइंग दी हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग डिजाइंस इन दी वल्नरेबल एरियाज एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ
हाई राइज बिल्डिंग, ये समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, फ्लैट्स जब बनते हैं तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, फिर उसके बाद में क्या है, जैसे जितनी हाई राइज होती जाएगी उतनी रिस्क बढ़ती जाएगी। और अगर एरिया वल्नरेबल है जहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे अगर बहुत ऊंचा आप एक हाई राइज बिल्डिंग बना दोगे तो पूरी पॉसिबिलिटी का अर्थक्वेक आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग दब के मर जाएंगे इसमें। तो उस केस में क्या है कि सबसे पहले तो हाउस टाइप्स और बिल्डिंग डिजाइन को मॉडिफाई किया जाए, हाई राइज बिल्डिंग ना बनाने दी जाए। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा दे देते हैं, बोल देते हैं कि बना दो बिल्डिंग, 4 पैसा ज्यादा दे देंगे और बोल देंगे क्या है कि बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना दो। तो सेंस में क्या है, वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो मॉडिफाइंग दी हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग डिजाइन, इसी के साथ साथ में क्या है, जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पे ऊंची बिल्डिंग्स मत बनने दो। फिर क्या है, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट के कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन आएगा, वहां तक ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे आप दूसरे फैक्टर्स बताए थे ना कि क्या होता है, रॉक जो है तो रॉक फॉल या फिर लैंडस्लाइड्स, तो उसी तरह से अब ये लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं लैंड के ऊपर, और वल्नरेबल एरियाज में वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है अर्थक्वेक के लिए। तो लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड बिग अर्बन सेंटर्स इन सच एरियाज, इन चीजों को मॉनिटर किया जाना चाहिए प्रॉपरली, ध्यान रहेगा। फिर क्या है, मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइंस। ये पॉइंट समझो जरा, जैसे मॉनिटरिंग सेंटर हो गया। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइंस क्या होती है कि आप जब आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, जो बिल्डर्स रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है, हमने जो सोसाइटी में ये फ्लैट लेने की कोशिश करोगे अगर आप, तो ये फ्लैट क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मतलब क्या है कि अर्थक्वेक आएगा तो मना बोल देंगे नहीं नहीं हमारे पास मत आओ, हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। नहीं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उस बिल्डिंग का, वो इस तरह से किया गया है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं अर्थक्वेक के ट्रिमर्स को स्मॉल लेवल पे। जैसे अगर आप 2 केस हैं यहां पे आपके पास में देखोगे, ये जो पिलर्स बनाए हैं, ये पिलर्स स्टेबल कंक्रीट पिलर्स हैं, तो इसके चलते क्या है कि अब जब यहां अर्थक्वेक आएगा तो देखो फॉर श्योर यहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, ये सब कुछ हिल गया ना पूरा। क्यों? क्योंकि बेस जो है तो बेस सॉलिड था और वो गिरेगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, फ्लेक्सिबल पिलर्स लगाए गए, ऐसा मटेरियल आता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है और जो फाउंडेशन रहती है कि वो क्या रहे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सके, एकदम रिजिड ना हो। तो वो ट्रिमर्स जब आएंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के चलते वहीं के वहीं क्या कर लेगा, उसको फील कर लेगा। ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहां पे उतना इंपैक्ट फील नहीं होगा, ठीक है। अब ये बिल्डिंग जैसे आप देख रहे हैं, तो अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रांग होती है तो वो बिल्डिंग्स में ज्यादा इंपैक्ट आता है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल मटेरियल वैसे नहीं कि रबड़ की बिल्डिंग बना दोगे, लेकिन फाउंडेशन में आप शॉक अब्सॉर्बिंग जैसे टेक्निक होती है कंस्ट्रक्शन टेक्निक की, शॉक अब्सॉर्बिंग फाउंडेशन बनाई जाती है कि नीचे से शॉक आएगा तो उसे अब्सॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे आप देखोगे जापान वगैरह जो होता है तो वहां पे घर कैसा बनाते हैं लोग, वुडन, ठीक है, वुडन मटेरियल से ज्यादा घर बनाया जाता है, लकड़ी के घर, लकड़ी की फ्लोर, लकड़ी की दीवारें, क्योंकि वो उन्हें पता है कि दे आर इन हाई रिस्क एरिया, वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है अर्थक्वेक आने की। अर्थक्वेक आएगा, घर गिरेगा उनका, उठेंगे हाथ पैर झटकाएंगे अपने और क्या काम करेंगे, और वो लकड़ी से जो घर बने थे वो फटाक से वापस भी खड़े हो जाएंगे, ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। सीमेंट कंक्रीट के घर है, अगर उनके ऊपर गिर गए तो वो घर खड़े करने लायक नहीं बचेंगे वो लोग। तो सेंस में क्या है कि ऐसा डिजाइन रखना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, जिससे आप क्या कर सको, चीजों को मतलब जब बनाते समय उन चीजों का इस्तेमाल करो जो अर्थक्वेक को थोड़ा सा रेजिस्ट कर सके। रोक नहीं सकते हो आप, वही कह रहा हूं, शक्तिमान कोई नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक समय पर रिड्यूस कर सकते हो उसका जो इंपैक्ट है उसे। तो मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन्स एंड यूज लाइट मटेरियल्स इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। लाइट मटेरियल यूज किया जाए, बहुत ज्यादा हेवी कंक्रीट सामान यूज ना किया जाए, ताकि अगर अर्थक्वेक आता भी तो उससे नुकसान कम हो इन वल्नरेबल एरियाज। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। आई नो लेंदी हो गया, लेकिन अर्थक्वेक को हमने पूरा एड़ी से चोटी तक समझ लिया है, ठीक है। सारी चीजों को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है, जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ, आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। एक डिजास्टर कंप्लीट हुआ हमारा, नेक्स्ट वीडियो में अगले डिजास्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।